हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग आ चुके हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्लास 12 हैलोल्केन हैलोजेंस का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेके। तो देखो बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने 3-4 लेक्चर बनाए थे जिनमें हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो इससे पहले 11 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करके दिया, वहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया ईच एंड एवरी पॉइंट। आप जाके उन सब लेक्चर को देखो, उसमें आपका हर डाउट जो है 11 नंबर क्वेश्चन तक वो सब क्लियर हो जाएगा। इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो हम लोग आपको दे देंगे, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। देखो आज का क्वेश्चन क्या है बच्चे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6.12 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं ओल्ड बुक की कंपैरिजन में बोलूँ तो ओल्ड बुक में ये 6 पॉइंट नहीं होगा, ये 10.12 होगा और न्यू बुक में ये 6.12 है। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन है द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। अब कैसे समझेंगे इसको? तो देखो, पहले तो हम लोगों को इसका पिक्चर बना लेना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया ना, जो आपके पास जो क्लोरोबेंजीन है उनका मैंने पिक्चर बना लिया। तो उनका देखो स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। और अगर मैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वो बन जाएगा ऐसा कुछ। अब बात यह है कि इन दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। देखो, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इस कार्बन और इस क्लोरीन बॉन्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा, और इनके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो देखो, अगर आप इस पॉइंट में बोलोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2, ठीक है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। आपको पता ही होगा कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे sp2 हो रहे हैं और यहाँ पे sp3 हो रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, डायपोल मूवमेंट में हम लोग जो डायरेक्शन ले जाते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन तो क्लोरीन की तरफ होगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। तो दोनों ही तरफ में डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग इसको कैसे कंपेयर करें? देखो, इसको कंपेयर करने का तरीका जो है वो इस हाइब्रिडाइजेशन से ही होगा। आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखते हैं वो क्या होता है। नहीं तो sp का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। अब बात यह है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हम लोग कैसे समझे। देखो, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर समझने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है। वो क्या है? नहीं तो वो है आपका कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो कि sp दो ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल डिजेनरेट है, मतलब इक्वल एनर्जी का है। तो टोटल मान लो मैंने आपको दिया 100 एनर्जी, तो 100 एनर्जी देंगे तो दोनों ऑर्बिटल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इक्वल एनर्जी का है। तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो इसमें s कितना आएगा, s का परसेंटेज आएगा 50% और p का भी परसेंटेज आएगा 50%। लेकिन sp2 में जब जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, एक s का, 2 p का। तो अगर हम देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल में अगर मैं 100 एनर्जी को डिवाइड करने के लिए बोलूं तो एस के पास कितना आएगा, नहीं तो 33.3%। अगर मैं sp3 में जाऊंगा सिमिलर वे में तो हमें 25% मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा एस का परसेंटेज कहाँ पे है, sp में। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp में ज्यादा होना मतलब न्यूक्लियस की क्लोज ज्यादा रहना, और ज्यादा रहना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाना। तो अगर हम देखेंगे उस हिसाब से तो जो sp2 कार्बन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। कहां से? नहीं तो ये जो CCl बॉन्ड है, ये sp2 वाला कार्बन क्या करेगा, sp2 वाला कार्बन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो CCl बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको इसकी तरफ खींचेगा। लेकिन सिमिलर वे में अगर हम CCl की बात करें जो साइक्लोहेक्साइल में है जिसका कार्बन है sp3, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, sp2 खींचेगा। क्यों खींचेगा? बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा एज कंपेयर टू sp2। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो आपका जो
क्लोरोबेंजीन है उसमें आपका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो, इसी वजह से। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस की बेसिस में कि रेजोनेंस जो होता है दो टाइप का होता है, एक माइनस आर होता है, एक प्लस आर होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट लगता है। तो माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, तो माइनस आर इफेक्ट जो है वो यहाँ से क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन जो बॉन्ड है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ इस साइड में खींचेगा। तो खींचने की वजह से जो पोलैरिटी है सीसीएल बॉन्ड का वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से इनके डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रीजन था इसके पीछे। गॉट इट माय पॉइंट। तो डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम है, किसके कंपैरिजन में, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये बात थी। दूसरी बात क्या पूछा गया कि अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। बोल रहे वाटर के साथ इमिसिबल। देखो तो कोई लिक्विड को अगर मिसिबल होना है तो क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूट एंड वाटर का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वाटर का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट से, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड वाटर 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 की फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से। तभी वो अगर मैं बोलूं तो तभी वो दो लिक्विड क्या होता है, मिसेबल होता है। क्या होता है, मिसेबल होता है। क्लियर बात। तो इसको हम लोग मिसेबल की बात करते हैं, तो मिसेबल होता है, ठीक है। तो ये होता है कब होता है, नहीं तो जब सॉल्यूट एंड वाटर की फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड वाटर वाटर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से। अब हमें बोला है अल्काइल हैलाइड के साथ वाटर की कहानी बोला है। तो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स में, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। कहने का मतलब जब हम अल्काइल हैलाइड को लेते हैं, अल्काइल हैलाइड को लेते हैं, अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को जब लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल के लिए, पोलर मॉलिक्यूल के लिए, तो फिर क्या होता है, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। अब बात क्या है ना, जब अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को लेते हैं हम लोग, वाटर और वाटर को लेते हैं, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड लिया, मान लो अल्काइल हैलाइड, और दूसरा मैंने और एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, मान ले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड जब लिया, या फिर वाटर वाटर जब लिया मैंने, वाटर वाटर, तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अल्काइल हैलाइड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, आपका अल्काइल हैलाइड और वाटर जब इन दोनों को मिला देते हो तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, ज्यादा है। तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जब आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हो या वाटर वाटर को ले रहे हो, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये इमिसिबल है। इसीलिए इमिसिबल है क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिसिबल के लिए क्या, मिसिबल के लिए क्या था कि सोल्यूट सोल्यूट एंड वाटर वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एंड एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड वाटर। तो यहाँ पे बात उल्टा हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड एंड जो वाटर वाटर है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो इसी वजह से ये जो है ये क्या बन गया, इमिसिबल लिक्विड बन गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर, तो ये बात कह सकते हैं। तीसरा चलते हैं। अब तीसरे में क्या बोला है, ग्रिकनट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अब बोल रहे हैं ग्रिकनट रिएजेंट को हम लोग क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज ऑफ द एक रीजन अगर मैं बोलूँ तो ग्रिकनट रिएजेंट जो है ना वो बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट है, बहुत ही रिएक्टिव। वो क्या होता है ना, अगर वो कहीं से भी गलती से भी मान ले मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो कहानी कुछ अलग हो जाएगा। वो होता क्या है, वो एल्केन बना देता है। तो जैसे मान ले अगर मैं ग्रिकनट रिएजेंट की बात करूं तो RMgX। अब ग्रिकनट रिएजेंट बहुत ही रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव रिएजेंट। अब ये क्या होता है ना, अगर मान ले मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया
तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो बना देता है तुरंत क्या, एल्केन। तो हमें क्या होगा ना, ग्रीकनर रिएजन अगर मैं देखूं तो ग्रीकनर रिएजन हमें अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं, मतलब मॉइस्चर को हम लोग हटा देते हैं वहां से। तो ये बन गया तेरा कि ग्रीकनर रिएजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्लियर है बात? अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे की कहानी है, हमें यूजेस की बात किया है कि फेरॉन 12 डीटीटी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोफॉर्म। देखो ये थोड़ा सा आप ना खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ कहानी ज्यादा है नहीं। फेरॉन जो है आपको सीएफसी पता होगा, वो कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही कहानी है। तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर में, एसी में, इन सब में यूज होता है। डीडीटी की अगर मैं बात करूँ तो वो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, और दूसरी बात मॉस्किटो में के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो ये बहुत जगह यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। फिर मान ले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर में ये रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। तो बात यही है कि इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारा जगह यूज होता है। अगर मैं हाइड्रोफॉर्म की बात करूं तो हाइड्रोफॉर्म बेसिकली जो यूज होता है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। तो ये यूजेस थोड़ा देख लेना, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के दिया हूँ आपको, इसीलिए इसको लिख के दे दिया हूँ, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। अब देख, अभी क्वेश्चन बोला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो पहली बात तो है, हम लोग अगर रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन जो है वो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कहानी। अगर हम देखेंगे तो देखो, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ NaI है, और एसीटोन और हीट कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन के अंदर ही आ रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा सब्सटीट्यूशन होगा कि आयोडीन जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देगा और बना क्या देगा, CH3 CH2 CH2I, और सब प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपका वो NaCl बन जाएगा। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे, ये जो है आपका आपका हो गया आपका क्या बोले इसको, नेम रिएक्शन हो गया। तो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन हो गया ये, तो इसको ध्यान से याद रखना। तो ये इस कब होता है, नहीं तो जब इसको हैलोजन एक्सचेंज भी आप बोल सकते हो, कि जब जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ कोई दूसरा हैलाइड लेंगे, जिसमें से उन दोनों के बीच में क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। तो हम इसको हैलोजन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा रिएक्शन जो है KOH दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, दैट मीन्स अल्कोहलिक KOH। देखो बच्चे, यहाँ पे दो चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है कि अल्कोहलिक KOH, और एक है आपका एक्वस KOH। इन दोनों के मतलब समझना, ये दोनों आपको हमेशा मिलता जाएगा। देखो अल्कोहलिक KOH जब होता है ना, जब भी हम इनका रिएक्शन करते हैं तो ये एज अ बेस काम करता है, और ये हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, एलिमिनेशन। तो आप कह सकते हो क्या कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, एज अ बेस यूज होता है। लेकिन एक्वस KOH जब हम लोग लेते हैं, एक्चुअली ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज्यादातर दिखाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्वस KOH क्या हो जाता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और अल्कोहलिक KOH जो होता है वो एज अ बेस काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन देखूँ तो ये आप देख सकते हो कि 3 डिग्री आपका जो अल्काइल हैलाइड है, उनके साथ KOH, और ऊपर से क्या ले लिया गया, इथानॉल, दैट मीन्स अल्कोहलिक KOH। तो जब अल्कोहलिक KOH होगा तो उनके बीच में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरह होगा कि CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारा सब प्रोडक्ट जो है वो KBr हो जाएगा, प्लस वाटर भी हो जाएगा। तो ये बना कैसे, आपको समझ में आ गया होगा सब। देख लो, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये कुछ इस तरह था, CH3 एंड Br। तो Br क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह होता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे गया, Br को निकाल दिया। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ पे इसलिए जाता है क्योंकि बेस जो होता है इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है, क्योंकि ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में पहला वाला कार्बन अल्फा हो गया और ये वाला कार्बन बीटा हो गया। तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन को बेस एक्सेप्ट कर लेता है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाता है और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है ना। अल्टीमेटली आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है और डबल बॉन्ड बना देता है। गॉट इट माय पॉइंट?
तीसरा अगर रिएक्शन में जाए हम लोग, NaOH के साथ रिएक्शन है, तो NaOH के साथ बेसिकली वाटर के साथ जब NaOH को मिलाया जाता है तो वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NaOH को अगर हम देखेंगे तो NaOH किस में डिसोसिएट होता है, Na+ एंड OH-। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बन गया, OH-। अब OH- जाके यहाँ पे जो ब्रोमीन है आपके पास, जो हैलाइड जो ब्रोमीन है, जो हैलोजन ब्रोमीन है, उनको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। और सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन की जगह में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ इस तरह, OH जुड़ गया एंड CH2 CH3, और सब प्रोडक्ट जो है आपके पास बच्चे वो NaBr आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तीसरी बात, चौथी बात अगर हम लोग जाएं तो चौथी बात देखो यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ KCN का रिएक्शन है, और एक्वस इथेनॉल है। तो देखो KCN के साथ जब रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है रिएक्शन, क्योंकि फिर से वही बात कि KCN की अगर मैं बात करूं तो KCN क्या होता है, टूट के बना देता है क्या, K++CN-। तो अब CN- जाके क्या कर देगा, ब्रोमीन की जगह अटैक कर लेगा, एंड हमें जो प्रोडक्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन CH3 CH2 CN+KBr मिल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है रिएक्शन, देखो बच्चे यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो Na है और ये Cl है, दोनों मिलकर निकल जाएगा, और C2H5 जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, C3H5O ईथर बन जाएगा, और बन जाएगा C2H5 एंड प्लस आपका NaCl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये नेम रिएक्शन याद रखना थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो अल्कोहल के साथ देखो SOCl2 का रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन। तो ये प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, जो भी बोलेंगे आप, तो उसमें मिल जाएगा। तो इसकी प्रोडक्ट जो होगा, मैं इसकी प्रोडक्ट को थोड़ा सा यहीं पे लिख रहा हूँ, एक CH3 CH2 CH2 एंड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये जो हुआ आपका, आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो है सबसे बेस्ट मेथड इसलिए है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, HCl भी गैस है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें यील्ड जो होता है ना अल्काइल हैलाइड का, वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखें, एक एल्कीन है और उसके साथ HBr है और पेरोक्साइड है। तो जब पेरोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के साथ जब एल्कीन का रिएक्शन होता है, वो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो वो रिएक्शन क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसको हम लोग बोल देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, नहीं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये जो है इसमें देख, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच्ड अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच कार्बन हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बोल रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो उसी कार्बन में अटैच्ड हो गया अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच कार्बन हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में अगर मैं अराउंड द डबल बॉन्ड देखूं तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, इस कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वहां पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। फिर रेडिकल मैकेनिज्म दिखाता है 11 की, आप जाओ 11 में एल्कीन जहां पे वहां पे इनका मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH एंड CH2Br, Br यहाँ पे जुड़ गया, और बाकी जो हाइड्रोजन था आपका यहाँ पे जुड़ गया। नेक्स्ट अगर रिएक्शन में देखो, फिर से वही एल्कीन दे दिया एंड HBr दे दिया, लेकिन अभी पेरोक्साइड है नहीं। तो जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तभी वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। अदरवाइज आपका कोई भी हैलो एसिड आप ले लो, HX, दैट मीन्स HF, HBr, HCl, HI, कोई भी ले लो, वो ऑलवेज क्या दिखाते हैं, नहीं तो वो ऑलवेज मार्कोनिकॉफ रूल दिखाता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलते हैं, नहीं तो जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ का उल्टा, वो ये बताता है कि अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच कार्बन हैज अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच्ड ऑन दैट कार्बन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस में जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखो, इन दोनों कार्बन में आपको देख के किस में पता चल रहा है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है अराउंड द डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट जो होगा ना, मैं इसकी प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसकी प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा CH3 CH CH3 का होल टॉइस, और यहाँ पे जुड़ गया Br। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है H जुड़ जाएगा, तो आपका बन गया ये प्रोडक्ट। क्लियर है बात या नहीं, बता।
तो ये ऐसे बनते हैं। तो बस कुछ नेम रिएक्शन याद रखना, कुछ नॉर्मल सा रूल्स होते हैं उनको याद रखना, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं रिएजेंट का, जैसे एक्वस अल्कोहलिक हो गया, केसीएन जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इन चीज को थोड़ा ध्यान रखना, तो अपने आप ही आपका जो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। क्लियर है? चले आगे। अभी देखो बच्चे, हमें क्या बोला गया है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिया गया है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ केसीएन का, उसके साथ दे दिया गया इथाइल अल्कोहल वाटर, और उसमें प्रोडक्ट जो दिखा रहा है कि एन ब्यूटाइल साइनाइड। तो देखो बच्चे, इसको हम लोग कैसे बनाए, इसका मैकेनिज्म पूछा गया है। तो एन ब्यूटाइल नाइट्राइल हमें बनाना है या फिर एन ब्यूटाइल साइनाइड हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखो बच्चे, पहली बात तो है केसीएन है हमारे पास। अब केसीएन क्या होगा ना, ये आयनाइज्ड हो जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में आयनाइज्ड होके बन गया के प्लस सी एन माइनस। अब हम लोग बनाते हैं आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नॉर्मल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर बनाएंगे तो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की कहानी है, तो मैंने बना दिया CH3 CH2 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 Br। अब होता क्या है ना, ये जो Cn माइनस है, Cn माइनस जाके यहाँ पे आपका अटैक करता है, ब्रोमीन इज द लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाता है, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है आपका CH3 CH2 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 Cn। हमें तो यही बोला गया है, हमें तो यही कंपाउंड का मैकेनिज्म करने बोला है ना। उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ ये बी आर प्लस रूप से निकल गया, और यहाँ सॉरी बी आर माइनस रूप में निकल गया, और यहाँ पे के प्लस है, तो दोनों मिलके क्या बना दिया, के बाई आर बना दिया। तो बन गया हमारा मैकेनिज्म। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। देखो SN2 डिस्प्लेसमेंट कौन सबसे ज्यादा दिखाएगा, तो उससे पहले आपको एक ऑर्डर दिमाग में रखना पड़ेगा कि SN2 जो दिखाता है, जो अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा दिखाते हैं वो 1 डिग्री दिखाते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री दिखाते हैं। ये क्यों होता है, इसका रीजन जो है हम लोग पीछे जो है आपका एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके वो वाला लेक्चर देख लो। आई थिंक लेक्चर नंबर 2 होगा, तो आप वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा गया है। पूछा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये मिथाइल होगा। फिर उसके बाद ऑन ब्रोमोपेंटेन है एंड 2 ब्रोमोपेंटेन है। तो अब इन तीनों में दिखाना है कि किसका SN2 सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चे, हमें पहली बात तो ये है कि हमें दिया गया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम लोग पहले इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्यूटेन बोला है तो फिर अब हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 कार्बन तो हो रहा है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है, एक ब्रोमो ग्रुप भी है। तो ये हमने बना लिया ये स्ट्रक्चर आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद अगर 1 ब्रोमो पेंटेन की बात कर रहे हैं, तो 1 ब्रोमो पेंटेन मतलब हो जाएगा आपका 5 कार्बन की कहानी, CH2 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 Br, एंड लास्ट में आपको जो पूछा गया है 2 ब्रोमो पेंटेन। तो 2 ब्रोमो पेंटेन मतलब फिर से 5 कार्बन की कहानी, 2 3 4 5। अब इस 5 कार्बन की कहानी में यहाँ पे 2 नंबर में कौन ग्रुप लगेगा, नहीं तो 2 नंबर में Br ग्रुप लग जाएगा। अब आपके पास ये 3 स्ट्रक्चर आ गए। अब हमें इसको देखना है कि ये आपका कौन सबसे ज्यादा SN1 दिखाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो ये आपके पास जो पहला वाला है, ये जो ग्रुप है, ये जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, आपको पता होगा कि अगर वो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो 2 डिग्री, अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो 1 डिग्री, और वो कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो उसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये 3 डिग्री हो गया। अगर मैं देखूं इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम 2 डिग्री बोल देंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ऑर्डर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा दिखाएगा 1 डिग्री, फिर दिखाएगा कौन 2 डिग्री, फिर दिखाएगा 3 डिग्री। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो बच्चे आ जाएगा आपका 1 ब्रोमोपेंटेन सबसे ज्यादा दिखाएगा रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका
टू ब्रोमोपेंटेन एंड लास्ट में आ जाएगा टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो आपको पता चल गया क्यों हुआ। गॉट इट माय पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में बोला है फिर से वही आपका उसी टाइप का है कि वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन है, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन है, थ्री ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन है। तो फिर से हमें वही चीज करना पड़ेगा, क्या इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं तो देखो क्या हो जाएगा। पहली बात तो वन ब्रोमो थ्री मिथाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ब्यूटेन बोला है तो CH3, फिर बन गया यहाँ पे बच्चे CH2, फिर CH2Br, ये बन गया तेरा वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं जो बोला गया है टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, तो ऑलरेडी बना चुके थे ऐसा टू ब्रोमो, हाँ वही सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर देख रहे हैं। CH3 CH2 CH3 Br CH3 क्या है, आपको बोला है थ्री ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए हमने तो बना दिया। आप बोल रहे हैं थ्री ब्रोमो, तो ब्रोमो इसका मतलब यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया। फिर आपको बोल रहे टू मिथाइल, तो टू मिथाइल मतलब यहाँ पे एक CH3 जुड़ गया। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा आपका। तो अगर मैं देखूँ तो इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा बन गया और ये बन गया आपका 2 डिग्री। अगर मैं इसमें देखूँ तो ये ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में अल्फा ये बन गया, तो ये बन गया 3 डिग्री। ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये बन गया अल्फा, तो ये बन गया 1 डिग्री। तो ये अल्फा कार्बन बन गया। तो अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है इसका जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी। तो उस हिसाब से अगर देख लेंगे तो हो गया आंसर। सिमिलर वे में तीसरा वाला भी बोला गया है। तीसरा वाला भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चे तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं, वन ब्रोमो ब्यूटेन। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं वन ब्रोमो ब्यूटेन का। CH2Br, वन ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं वन ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलो इनको बनाते हैं। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन बोला गया है। वन ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल। ओके, तो चलो बना देते हैं ऐसे। 4 कार्बन तो मैंने ले लिया, मिथाइल प्रोपेन, सॉरी 3 कार्बन लेना है। उसके बाद ब्रोमो ना 1, तो इसको Br बना देता हूँ, एक ही बात है। अब 2,2 तो 1,2, तो 2,2 डाई मिथाइल, तो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3। तो ये बन गया कुछ इस तरह CH2। तो ये बन गया आपका वन ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। फिर बोल रहे वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH, वन ब्रोमो CH2 Br एंड 2 मिथाइल, तो दिस इज CH3। लास्ट वाला बोला है वन ब्रोमो 3 मिथाइल। सेम टू सेम बात है, बस पोजीशन चेंज हो जाएगा। वन ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया आपका 3 मिथाइल। फिर वन ब्रोमो बोल रहा है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं CH2 CH2Br। तो वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया आपका, ये आपका हो गया वन ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया ये, और वन ब्रोमो 2 मिथाइल आपका बन गया ये वाला। अब बात ये है कि इन दोनों में अगर हम लोग देखें इन सब में तो कौन सबसे ज्यादा SN2 दिखाते हैं। तो अगर हम लोग पहले देखेंगे तो फर्स्ट वन में आप देख सकते हो, तो फर्स्ट वन में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री आ जा रहा है। अगर मैं सेकंड में देखूं तो ये भी आपका 1 डिग्री आ रहा है। थर्ड में देखूं तो ये भी आपका 1 डिग्री आ रहा है। फोर्थ में देखूं तो ये भी आपका 1 डिग्री आ रहा है। तो चारों के चारों अभी 1 डिग्री है। लेकिन अब हम लोग इसको कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम लोग अरेंज करें। तो बेसिकली जो होता है ना वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मतलब हम लोग स्टेरिक हिंडेंस के ऊपर बेस करके कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो देखो बच्चे, जहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होता है वहां पे SN2 कम होता है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मैं साइड में लिख रहा हूँ, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट किस में है, ये वाला बीच वाला। तो मैं तो इसको लास्ट में रखूंगा।
दूसरी बात, हमारे पास सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है, ये। तो ये तो पहले आ जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सबसे लास्ट रिएक्टिव होगा ये, लास्ट रिएक्टिव होगा ये। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कहानी क्या है, इन दोनों में एक आपका है, आपका 2 मिथाइल है और एक है 3 मिथाइल। बाकी तो सब ठीक ही है आपका। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, इन दोनों को कैसे अरेंज करें, नहीं तो इन दोनों के हम लोग कैसे अरेंज करें, नहीं तो इन दोनों को हम लोग जो अरेंज करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो यहाँ पे बी आर जो है इसके पास में सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे बी आर जो है इसके दूर में सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर पास वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पास में ब्रोमीन को लिविंग ग्रुप है तो इसको निकालना है। तो कोई अगर तीसरा वाला ग्रुप आके यहाँ पे एंट्री करना चाहेगा, तो क्योंकि ये पास में है तो ज्यादा रिपल्सन करेगा, तो दैट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट होगा। लेकिन लास्ट वाला जो देख रहे हो आप 3 मिथाइल, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, दूर है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो हम लोग अगर सजाएंगे, अरेंज करेंगे, तो हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि पहले जो आएगा वो आएगा आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब हम लोग ऐसे नंबर दे सकते हैं कि फर्स्ट दिस वन, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड इनको देंगे आपका जो 3 मिथाइल वाला है, तो इनको हम लोग सेकंड नंबर देंगे क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देते हैं। फिर थर्ड नंबर हम लोग देंगे 2 मिथाइल को, और फोर्थ नंबर हम लोग चले जाएंगे इनके पास। तो ये आपका एक्चुअल में ऑर्डर हो गया। क्लियर है बात, नॉट इन माई पॉइंट। चलो।